सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज वीडियो। सो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है इन द अपनी द रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में। सेकंड इज़ अ केमिकल रेगुलेशन ऑफ अ रेस्पिरेशन। ऑलरेडी न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज डन। नाउ सेकंड पार्ट इज़ अ केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की केमिकल्स मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन, पीएच चेंज एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल की वजह से क्या क्या रेस्पिरेशंस में चेंजेस आते हैं। तो वहाँ पे आता है हमारा केमिकल रेगुलेशन ऑफ अ रेस्पिरेशन का रोल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज़ अ मतलब ओवरव्यू हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। तो पहले तो केमिकल रेगुलेशन जैसे अपना न्यूरल रेगुलेशन अपना मेडुला ब्रेन स्टेम में होता था वाया द डॉल्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, दैट इज अ डीआरजी एंड वीआरजी। यहाँ पे आता है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स के बारे में आता है। तो लेट्स सी हम ओवरऑल क्या बनने वाले हैं। तो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स पढ़ेंगे, फिर उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, कौन से सेल्स उसको उसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं और उसकी मैकेनिज्म कैसी होती है, स्टिमुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर कैरोटिड बॉडीज़, एरोटिड बॉडीज़, उसकी कंप्लीट मैकेनिज्म के बारे में पूरा इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, द केमिकल रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। सो बेसिकली क्या होता है कि जब भी whenever there is a increase in the कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन या फिर हाइपोक्सिया की कंडीशन आ गई, डिक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में चेंजेस आते हैं विच कंपेंसेट एंड बैक द ऑल लेवल्स ऑफ द PCO2, PO2 एक्सेट्रा, और या फिर पीएच उसको नॉर्मल करने के लिए अपने रेस्पिरेशन सिस्टम वर्क करती है। सो क्या लिखा है पहले तो chemical regulation of respiration में the two sets of the receptors that detect the chemical changes in the blood are peripheral and central chemoreceptors, that is a PC and CC। तो पहले इस वीडियो में this is a part one of a chemical regulation of respiration। अब इसमें क्या हम पढ़ेंगे, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर कैसे अपना काम करते हैं वाया इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम में बैक टू द नॉर्मल कंपेंसेट करने के लिए, लाइक PO2 एंड PCO2 एंड पीएच। तो पहले पढ़ेंगे पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स एज द नेम सजेस्ट, पेरिफेरल मतलब और की सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स का मतलब है कि दे आर प्रेजेंट इन द ब्रेन स्टेम या फिर ब्रेन में प्रेजेंट है, वेर एज पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स आर द रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल एंड आउटसाइड द ब्रेन एंड दे रेगुलेट दिस रेस्पिरेशन ऑफ अ केमिकल रेस्पिरेशन। ठीक है। सो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर पता चल गया, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द ब्रेन, पर कहाँ प्रेजेंट है। सो बेसिकली दे आर प्रेजेंट एट नियर द कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो पहले देख लेते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेसिकली peripheral chemoreceptors are located in the carotid and aortic bodies, are located in carotid and aortic bodies, which send the signal to the dorsal respiratory group of the neurons in the medulla, which increases the ventilation। तो बेसिकली अपनी जो ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स है, दे आर फर्दर टू टाइप्स, मतलब ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स दो होते हैं, एक तो होता है कैरोटिड बॉडीज एंड एओर्टिड बॉडीज। सो ये जो कैरोटिड बॉडीज़ है अब वो कहाँ प्रेजेंट है और एरोटिक बॉडीज़ है वो कहाँ प्रेजेंट है। तो देखो, और उनका अब ये क्या करेंगे कि एओर्टिक बॉडीज़ एंड कैरोटिक बॉडीज़ दोनों ही केमिकल चेंजेस को अपना सेंस करेंगे, जो भी चेंज हो रहे हैं ब्लड में, और ये चेंजेस को भेजेंगे डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स में वाया डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नर्व्स। यहाँ पे आती है 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व, जो हम आगे पढ़ते हैं। तो बेसिकली पहले देखते हैं कैरोटिड बॉडीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है और उसके बाद पढ़ेंगे एओर्टिक बॉडी का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। सॉरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरोटिड बॉडीज़, तो एज अ नेम सजेस्ट कैरोटिड बॉडीज़, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, ऑब्वियसली कैरोटिड बॉडीज कैरोटिड आर्टरी के आजू बाजू प्रेजेंट होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरोटिड बॉडीज देख लेते हैं क्या है। द कैरोटिड बॉडीज आर द कीमो रिसेप्टर्स ऑफ अबाउट 2 milligram weight and it is located at a bifurcation of the common carotid arteries in the neck। मतलब नेक में प्रेजेंट है, आउटसाइड द ब्रेन में प्रेजेंट है। ठीक है ना, क्योंकि ये पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स है। ठीक है। तो देखो एक्चुअल उसका लोकेशन देख लो, हमारी ये है ये है अपनी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये जो दिख रही है दिट्स अ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड दिट्स अ कैरोटिड साइनस। इन दोनों के और ये दोनों ज्वाइन होके बनाते हैं अपनी कॉमन कैरोटिड आर्टरी।
तो यहाँ पे प्रेजेंट एक्चुअल में यहाँ पे प्रेजेंट होता है एट अ बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जहाँ पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी बाइफर्केट होती है इन द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड कैरोटिड साइनस, वहाँ पे प्रेजेंट होती है कैरोटिड बॉडी। तो इट्स अबाउट 2 मिलीग्राम वेट इसका होता है एंड इट इज़ लोकेटेड एट अ बाइफर्केशन इन द नेक ऑफ अ कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो अब देखो कॉमन कैरोटिड, ये 2 मिलीग्राम वेट अपना याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। सो बेसिकली इसका एक स्पेशल फ्री फीचर होता है कि ये जो कैरोटिड एंड एरोटिक बॉडीज़ होती है ना हमारी, तो इन बॉडीज़ का दे हैव अ लार्ज वेस्कुलर ब्लड सप्लाई, ठीक है ना, दे रिसीव हाईएस्ट ब्लड सप्लाई, मतलब 40 टाइम्स से भी ज़्यादा ब्लड इसको पर मिनट फ्लो होता है इससे। तो देखो क्या है इसका स्पेशल फीचर क्या है, तो इट रिसीव्स द हाईएस्ट ब्लड फ्लो पर यूनिट ऑफ द बॉडी वेट, दैट इज 2 लीटर पर 100 ग्राम ऑफ अ टिश्यू पर मिनट, ठीक है ना, विच इज़ अबाउट 40 टाइम्स मोर देन द ब्रेन। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैरोटिड बॉडीज़ है ना, मतलब इन पे है ना ऑलमोस्ट आर्टीरियल ब्लड ही फ्लो होता है, ठीक है ना, आर्टीरियल ब्लड का इतना फ्लो है कि मतलब चेंजेस ही नहीं हो रहे, ठीक है। तो कैरोटिड बॉडीज, तो मैंने आपको कहा था ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स क्या करेंगे, जो ब्लड में चेंजेस हो रहे हैं उस चेंजेस को वाया द न्यूरॉन्स सिग्नल सेंड करेंगे टू द डीआरजी, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो देखो ये जो अपनी कैरोटिड बॉडी है, इट इज़ उसका जो एफेरेंट न्यूरॉन है, मतलब जो चेंजेस केमिकल चेंजेस हो रहे हैं वो डीआरजी तक कैसे जाएंगे, वाया द नर्व। तो कौन सी नर्व यहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है 9th क्रेनियल नर्व, दैट इज अ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। तो देखो कैरोटिड बॉडीज अपने ये सिग्नल कैसे भेजेगी अगर कोई भी चेंज हो रहा है ब्लड में, तो एफेरेंट नर्व्स फ्रॉम द कैरोटिड बॉडीज ट्रैवल टू द ब्रेन स्टेप, मतलब डीआरजी में वाया द 9th क्रेनियल नर्व, दैट इज अ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। तो ऐसा ही एरोटिक बॉडीज में होता है वेगस नर्व होती है, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये है कैरोटिड बॉडी का स्ट्रक्चर। अब ये जो कैरोटिड बॉडीज होती है ना, दे आर मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ द सेल्स। कैरोटिड बॉडीज हैव 2 टाइप्स ऑफ द सेल्स। तो देखो देखते हैं कौन से टाइप्स ऑफ द सेल्स होते हैं। सो कैरोटिड बॉडीज के 2 टाइप के सेल्स होते हैं मेजरली, टाइप 1 सेल्स होता है एंड टाइप 2 सेल्स। टाइप 1 सेल्स आर नोन एज द ग्लोमस सेल्स एंड टाइप 2 सेल्स आर द सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। तो बेसिकली जो केमिकल चेंजेस हो रहा है ब्लड में, आर्टीरियल ब्लड में, वो कौन सेंस करता है, टाइप 1 सेल्स करता है, ठीक है ना। और ये जो टाइप 2 सेल्स है वो टाइप 1 सेल्स को सपोर्ट करता है, वो आगे पढ़ेंगे। पर देख लो पहले टाइप 1 सेल्स क्या होता है। दे आर द कीमोसेंसिटिव सेल्स विच रिसेंबल द क्रोमैफिन सेल्स ऑफ अ एड्रिनल मेडुला, ठीक है ना। एनाटॉमी में हमने पढ़ा हुआ है, तब जो एड्रिनल मेडुला के क्रोमैफिन सेल्स होते हैं उनको ये रिजेंबल्स करते हैं। टाइप 1 सेल्स बोलो या फिर ग्लोमस सेल्स बोलो। सो ये क्या करते हैं बेसिकली, जो ब्लड आर्टीरियल ब्लड में चेंजेस आएंगे उसको ये डिटेक्ट करेंगे, और ये डिटेक्ट करके इनके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं ग्लोमस सेल्स के अंदर। देखो ग्लोमस सेल्स के कंटेंट क्या है, मतलब ग्लोमस सेल्स के अंदर क्या क्या पाया जाएगा, तो दे हैव माइटोकॉन्ड्रिया होगा उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर के वेसाइकल्स हो गए। तो अगर जो भी चेंज आएंगे तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स सीक्रेट करेंगे टू द ऑन द एंडिंग नर्व एंडिंग ऑफ द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, और जब भी ये सीक्रेट करेंगे तो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके अपना डीआरजी को सिग्नल्स भेजेगा। तो क्या लिखा है, डोपामिन रिलीज बाय दिस सेल्स एक्ट ऑन द D2 रिसेप्टर्स ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द 9th क्रेनियल नर्व फॉर्मिंग द एक्शन पोटेंशियल। तो ये पता चल गया कि क्या होगा, डोपामिन ये न्यूरोट्रांसमीटर है, जब भी केमिकल चेंजेस होगा तो ये ग्लोमस सेल्स क्या करेगा, डोपामिन रिलीज करेगा। ये डोपामिन D2 receptors are the receptors which are present on the glossopharyngeal nerve के nerves ending पे present होगा, उसके साथ कंबाइन करेगा and it will lead to the formation of the action potential, propagating action potential, not the local action potential, ठीक है। वो propagate करके अपना जाएगा DRG में और further ventilation increase कर देगा। अब ये जो type 2 cells है they are also known as sustentacular cells, जैसे टेस्टिस में सर्टोली सेल्स और सस्टेंटिकुलर सेल्स कहते थे जो सपोर्ट करती थी अपने सेल्स को, टेस्टोस्टेरोन बनाने वाले सेल्स को। सिमिलरली यहाँ पे भी सस्टेंटिकुलर सेल्स होते हैं टाइप 2 सेल्स। ये क्या सपोर्ट करते हैं, ये ग्लोमस सेल को सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दे आर सस्टेंटिकुलर सेल्स विच एक्ट एज अ सपोर्टिंग सेल्स फॉर ग्लोमस सेल्स। जैसे अपने क्या कहते हैं, अपना जो ब्रेन होता है वहाँ पे अपना जो द ब्रेन जो होता है, जहाँ पे जैसे ग्लायल सेल्स न्यूरॉन्स, ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको सपोर्ट करता है। सिमिलरली यहाँ पे जो टाइप 2 सेल्स है वो ग्लोमस सेल को सपोर्ट करता है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ द सेल, जो किसके ये टाइप्स, ये सेल्स किसके अंदर प्रेजेंट है, बेसिकली
ये कैरोटिड बॉडीज़ के अंदर प्रेजेंट है। तो देखो ये उसका स्ट्रक्चर है, दिस आर टू येलो कलर्ड, ये अपनी टाइप 1 ग्लोमस सेल्स है, उसको सपोर्ट कर रहा है टाइप 2 सेल्स। और ये जो रेड कलर की आपको दिख रही है, दे आर द फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज। क्यों कैपिलरीज है? क्योंकि कैरोटिड बॉडीज के अंदर मेजरली मोस्ट वेस्कुलर सब्सटेंस है ना, सॉरी मोस्ट वेस्कुलर स्ट्रक्चर है। तो ये फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड अंदर आएगा और इट विल डिटेक्ट द केमिकल चेंज। और ये जो येलो कलर की दिख रही है, इट इज़ अ 9th क्रेनियल नर्व, दैट इज अ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। तो जब भी केमिकल चेंजेस होगा तो ये अपने जो टाइप 1 ग्लोमस सेल्स है, दे विल सीक्रेट द डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर एट अ नर्व्स एंडिंग ऑफ अ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, और फर्दर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और डीआरजी को सिग्नल्स पहुंचेगा। तो ये किसके बारे में था? ये कैरोटिड बॉडीज के बारे में था, जो इंपॉर्टेंट है बेसिकली। अब ये जो एरोटिक बॉडीज होती है ना, अब ये एरोटिक बॉडीज एज अ नेम सजेस्ट कहाँ पर प्रेजेंट होगा? कुछ एओटा के आसपास प्रेजेंट होगा। तो दे आर लोकेटेड एट अ along the ascending aorta and the arc of aorta के आसपास प्रेजेंट होता है। एंड इनका स्ट्रक्चर दे आर सिमिलर टू दैट ऑफ अ कैरोटिड बॉडीज। एंड जैसे वहाँ पे इन ये जो ग्लोमस सेल्स अपना केमिकल चेंजेस डिटेक्ट करके वाया डीआरजी को वाया ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व से अपना स्टिमुलेट करते थे, एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट करते थे। सिमिलरली अगर एरोटिड बॉडीज होगी तो इंस्टेड ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व यहाँ पे वेगस नर्व ट्रांसमिट करती है सिग्नल्स। बट क्या है कि जो एओटिक बॉडीज का इतना रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के रेगुलेशन के लिए इतना खास इंपॉर्टेंस नहीं है। बेसिकली कैरोटिड बॉडीज ही सब कुछ काम कर लेती है। तो क्या लिखा है? नोट दैट दिस एओटिक बॉडीज आर लेस इफेक्टिव देन दी कैरोटिड बॉडीज इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है बट दैट्स रेस्पिरेशन के रेगुलेशन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ दिस कीमोरिसेप्टर्स। तो मतलब बेसिकली ये किसको सेंस करेंगे? ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स किसको सेंस करेंगे? ठीक है, तो ये कीमोरिसेप्टर 3 चीज़ों को सेंस करते हैं बेसिकली: हाइपोक्सिया, हाइपरकेपनिया एंड एसिडोसिस। तो हाइपोक्सिया मतलब डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, हाइपरकेपनिया इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड एसिडोसिस मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ द एसिड इन द बॉडी ड्यू टू द हाई रेट ऑफ मोर CO2 भी बन गया है तो भी एसिडोसिस हो सकता है। तो पहले 3 फैक्टर देखेंगे कि ये कैसे सेंस करते हैं अपने कीमोरिसेप्टर, मतलब कैसे केमिकल चेंजेस को सेंस करते हैं दिस कीमोरिसेप्टर। तो पहला हाइपोक्सिया, ब्लड में CO ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है। तो दिस हाइपोक्सिया, एक चीज़ याद रखना, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स के लिए हाइपोक्सिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मेजर फैक्टर जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स को एक्टिव करता है। तो बेसिकली क्या होता है, देखो अब ये ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है। मान लो अपना एल्वियोलाई पे PO2 लेवल कम हो रहा है, मतलब PaO2 मतलब देखो ये P कैपिटल AO2 मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई, और अगर मैं लिखूँ P स्मॉल AO2 उसका मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एट्रियल ब्लड। ठीक है ना, तो ये एल्वियोलर के लेवल पे अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, देखो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो वेन एवर इट विल रीच अबाउट 60 mm ऑफ Hg तभी अपना वेंटिलेशन बढ़ेगा। तो देखो क्या हो रहा है, वेन एवर द PaO2 इज बिटवीन 80 to 100 के आजू बाजू है ना, तो देर इज़ नो इफेक्ट ऑन वेंटिलेशन, मतलब कुछ हाइपर वेंटिलेशन या फिर रेस्पिरेटरी रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जब एल्वियोलर का जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो अप्रॉक्सीमेटली 100 और 80 के बीच में है, क्योंकि नॉर्मल अपना होता है 95 to 100 के बीच में होता है। तो अगर 80 के आजू बाजू भी रहता है तो देयर इज़ नो फर्दर, मतलब कुछ वेंटिलेशन में चेंज नहीं आता। बट ये ट्रिगर तब होता है, मतलब वेंटिलेशन ट्रिगर तब होता है जब 60 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वियोलाई में हो जाए। तो देर इज अ स्टीप राइज इन दिस कर्व और हमको मैक्सिमम वेंटिलेशन का स्टिमुलस मिलता है। तो देखो रिस्पॉन्स बिकम मोस्ट इफेक्टिव व्हेन PaO2 इज लेस देन 60 mm ऑफ Hg कॉजिंग द स्टीप राइज इन द वेंटिलरी रिस्पॉन्स कर्व और इंक्रीजेज द वेंटिलेशन। तो ये ग्राफ समझ में आ गया आपको। अब देखो हमने क्या कहा, 60 mm ऑफ Hg पे जब भी अपना PaO2 पहुंचता है तो वेंटिलेशन बढ़ जाता है। बट ये एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, तो ये वेंटिलेशन अराइज कैसे हो जाता है, मतलब ये वेंटिलेशन बढ़ कैसे जाता है, इसका कुछ मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो देखते हैं चलो। हाइपोक्सिया, तो
ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया। अब जब तक 80 के अराउंड है तो वहाँ पे तो कुछ वेंटिलरी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, वेंटिलेशन नॉर्मल चलेगा। बट जब भी 60 के बिलो आया है तो अपना हाइपोक्सिया की कंडीशन आ गई और वहाँ पे क्या हुआ, देयर इज अब देखो होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़। यस, जब भी हाइपोक्सिया की कंडीशन आएगी ना तो देर इज़ इन्हें एक चीज़ याद रखना, जब भी हाइपोक्सिया की कंडीशन आएगी या फिर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आती है ना, हाइपरकैप्निया हुआ, हाइपोक्सिया हुआ या फिर एसिडोसिस हो गया, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आएगी, अल्टीमेट अपना एक ही फाइनल पाथवे होगा कि इनहिबिशन ऑफ के प्लस चैनल इन द ग्लोमस सेल। तो एक चीज़ आपको मैं बतानी रह गई, दैट इज़ अ ग्लोमस सेल के अंदर है ना ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स होती है। अब ये चैनल्स है ना बेसिकली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन रहती है और ये चैनल्स दीज आर द हीम प्रोटीन कंटेनिंग चैनल्स। और नॉर्मल इन द नॉर्मल कंडीशन ये चैनल्स है ना ऑक्सीजन के साथ बाइंड होती रहती है, ठीक है। पर जब भी हाइपोक्सिया की कंडीशन आती है तो ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगी और बाइंड नहीं कर पाएगी तो चैनल बंद हो जाएगी, चैनल बंद हो जाएगी तो के प्लस का इफ्लक्स फ्रॉम द सेल कम हो जाएगा, इफ्लक्स कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली के प्लस का लेवल बढ़ेगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली इन तीनों कंडीशन में हमारी ये हाइपरकैप्निया, एसिडोसिस एंड हाइपोक्सिया, इन तीनों में एक पाथवे कॉमन रहेगा, दैट इज पोटेशियम का कोई ना कोई रिलेटेड पोटेशियम का लेवल बढ़ ही जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हाइपोक्सिया की वजह से अब देखो यहाँ पे हो रहा है इनहिबिशन ऑफ अ के प्लस चैनल। अब देर इज़ अ नो, मतलब ऐसा कुछ पाथवे पता नहीं चला है कि इनहिबिशन ऑफ के प्लस चैनल हाइपोक्सिया की कंडीशन में क्यों हो रहा है। बट येस देर आर, मतलब ऐसे प्रिजम्पशन पॉसिबल मैकेनिज्म कुछ साइंटिस्ट ने डिसाइड किया है, मतलब ऐसा हो सकता है कि इनहिबिशन ऑफ के प्लस चैनल हो। तो दे आर सेइंग कि हाइपोक्सिया की वजह से क्या हुआ, देर इज़ अ इंक्रीज साइक्लिक एएमपी कंटेंट इन द सेल, या फिर देर इज़ अ डिक्रीज इन द माइटोकॉन्ड्रियल NADPH ऑक्सीडेज, या फिर देर इज़ अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द हीम कंटेनिंग प्रोटीन इन द ग्लोमस सेल। मैंने अभी आपको कहा क्या हुआ कि ग्लोमस सेल्स दे हैव बेसिकली हीम कंटेनिंग प्रोटीन और वो नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है। बट अब क्या हुआ, हाइपोक्सिया की कंडीशन आ गई तो बाइंड नहीं हो पा रहा है ऑक्सीजन के साथ, और इसकी वजह से क्या हुआ, इन तीनों कंडीशन की वजह से बताया जा रहा है कि के प्लस चैनल इनहिबिट हो रही है। अल्टीमेटली आपको क्या याद हो रहा है, याद रखना है हाइपोक्सिया की वजह से के प्लस चैनल इनहिबिट होती है। बट ऐसा कुछ पता नहीं चला है कि क्यों इनहिबिट हो रही है, इसीलिए साइंटिस्ट ने ऐसे प्रिजम्पशन किया है कि हाँ ये 3 कारण हो सकते हैं। सो बेसिकली अल्टीमेटली क्या हुआ, हाइपोक्सिया की कंडीशन की वजह से इनहिबिशन ऑफ अ के प्लस चैनल हो गया, ठीक है। अब नाउ इन के प्लस चैनल का इनहिबिशन हो गया तो के प्लस बाहर नहीं जा पाएगा सेल में से, तो बाहर जीन नहीं जा पाएगा, कॉजिंग द डिक्रीज के प्लस इफ्लक्स फ्रॉम द सेल। नाउ दिस डिक्रीज के प्लस इफ्लक्स इंक्रीजेज द पोटेशियम लोड इन द सेल, उसकी वजह से कॉजिंग द ग्लोमस सेल्स डीपोलराइजेशन, ग्लोमस सेल का डीपोलराइजेशन हो गया। ग्लोमस सेल का डीपोलराइजेशन होगा तो इसकी वजह से देर इज अ ओपनिंग ऑफ द L टाइप ऑफ अ कैल्शियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। क्या, देर इज अ इंक्रीज ओपनिंग ऑफ द वोल्टेज गेटेड L टाइप ऑफ अ कैल्शियम चैनल। L टाइप मतलब लॉन्ग टाइप ऑफ अ कैल्शियम चैनल्स, मतलब ये चैनल्स है ना बहुत धीरे धीरे खुलती है और दे रिमेन्स ओपन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और सिमिलरली देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल, एस टाइप ऑफ चैनल्स भी होती है, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको सिर्फ याद रखना है ये डिपोलराइजेशन हुआ, डिपोलराइजेशन की वजह से ओपनिंग ऑफ द L टाइप ऑफ अ कैल्शियम चैनल, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। इसकी वजह से क्या हुआ, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड से अपना सेल के अंदर आ गया कैल्शियम आ गया तो कैल्शियम की वजह से क्या हुआ, कैल्शियम मीडिएटेड न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ। तो बेसिकली ये कौन सा मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है, जो कैल्शियम अंदर आया है ना वो ग्लोमस सेल के अंदर जो वसाइकल्स प्रेजेंट है, वसाइकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है, तो वसाइकल्स के ऊपर कैल्शियम के रिसेप्टर्स है, ये कैल्शियम दिस वसाइकल के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उसके ऊपर बाइंड होता है और वसाइकल्स को ऐसे खोल देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज रेट ऑफ अ डिस्चार्ज एज अ 9 ग्रेन्युल। हमको पता है, देखो यहाँ पे मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे क्या बताया, इसके अंदर ग्लोमस सेल्स है, ग्लोमस सेल्स के अंदर वसाइकल है, वसाइकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर तो अपने डिस्चार्ज हो गए एट अ न्यूरोनल एंडिंग ऑफ अ दिस क्रेनियल नर्व, दैट इज अ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। तो इंक्रीज रेट ऑफ अ डिस्चार्ज एट अ 9 क्रेनियल नर्व, और क्या हुआ, इसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और सिग्नल पहुंचा डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को, और उसने क्या किया, इंक्रीज वेंटिलेशन। अब वेंटिलेशन इंक्रीज किया है, हाइपोक्सिया की कंडीशन है तो
फिर से ये वेंटिलेशन तब तक इंक्रीज रहेगा जब तक आर्टीरियल नहीं, एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इज बैक टू द नॉर्मल। ये CO2 नहीं है, इट्स अ O2। सो यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज अ PaO2 बैक टू द नॉर्मल। ठीक है, तो ये अपने को पता चल गया पूरा कैसे कैसे एक्चुअल में ये अपना जो ये था ना, देखो यस ये था अपना, दैट इज अ वेंटिलेशन कैसे इंक्रीज हो गया। पहले तो क्या हुआ, नॉर्मल 80 से 100 के बीच में था तो कुछ चेंजेस नहीं आए, बट जब 60 तक हिट हो गया तो देर इज अ स्टीप राइज इन द वेंटिलेशन। और ये वेंटिलेशन राइज कैसे हुआ, तो ये थी पूरी मैकेनिज्म। अब देखो गाइटन में एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है कि गाइटन सेज दैट कि अकॉर्डिंग टू द रीसेंट, मतलब पहले जो स्टडीज हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये जो न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होते हैं दे आर बेसिकली डोपामिन एंड एसिटाइल कोलिन। बट रिसेंट स्टडीज से ये पाया गया है कि जो अपना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP है, ये अपना नव सिग्नल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर मे बी द ATP विच इज रिलीज बाय द ग्लोमस ऑफ द कैरोटिड बॉडी। तो ये छोटा सा अपडेट था फ्रॉम द गाइटन। ओके, सो अपन ने एक अपने वो एक काम कर दिया, दैट इज अ सेंसिटिविटी ऑफ कीमो रिसेप्टर टू द हाइपोक्सिया की कंडीशन के बारे में पढ़ लिया। अब आता है हाइपरकैप्निया की कंडीशन। हाइपरकैप्निया में क्या होगा, इंक्रीज इन द CO2 लेवल। अब इंक्रीज इन द CO2, अब देखो हाइपोक्सिया में क्या था, देर इज अ लीनियर, ऐसा कुछ नहीं था कि मान लो ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ और सडनली देर इज अ इंक्रीज इन द वेंटिलेशन, ऐसा नहीं हुआ। बट इन केस ऑफ अ हाइपरकैप्निया क्या होता है कि अगर नॉर्मल एल्वियोलर लेवल ऑफ अ PaCO2 बेसिकली, अगर जो नॉर्मल रेंज जो होती है उससे थोड़ा सा भी कम होता है, ज़्यादा होता है ना, सो देर इज अ क्विक इंक्रीज इन द वेंटिलेशन। तो देखो क्या लिखा है, हाइपरकैप्निया देर इज अ इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स टू इंक्रीज वेंटिलेशन। तो देखो बेसिकली एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि ये जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं ना, दे आर मोर, मतलब ये है ना ऑक्सीजन की डिक्रीज लेवल को ज़्यादा सेंस करते हैं रेदर देन CO2 एंड H+। CO2 और H+ के लेवल को कौन सेंस करता है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। इस डिफरेंस को मैं आगे फिर से आपको समझा दूंगा, बट फिलहाल के लिए याद रखो कि CO2 और H+ के ज़्यादा होने से देर इज़ अ इनडायरेक्ट इफेक्ट, मतलब कुछ इतना खास इफेक्ट नहीं होता, बट यस थोड़ा इफेक्ट होता है बाय द कीमो रिसेप्टर्स, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। तो इंक्रीज CO2 इन द एट्रियल ब्लड हैव अ डायरेक्ट लीनियर इफेक्ट ऑन द माइन्यूट वेंटिलेशन। तो क्या हुआ, थोड़ा सा भी PaCO2 ज़्यादा हो गया तो देर इज़ अ फर्दर डायरेक्ट इंक्रीज इन द माइन्यूट वेंटिलेशन। ठीक है, तो पहले क्या होता था, देखो इस ग्राफ और इस ग्राफ में क्या डिफरेंस है। देखो एक डिफरेंस क्या आपको पता चला कि जैसे ही PaO2 का लेवल कम हुआ ना, देर इज नॉट सडन राइज इन द वेंटिलेशन, बट इन केस ऑफ द PaCO2 थोड़ा सा भी अपना ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ गया बॉडी आर्टीरियल ब्लड में, देर इज अ क्विक राइज इन द वेंटिलेशन। यहाँ पे क्या हुआ, जब 60 mm Hg को हिट किया ना तभी वेंटिलेशन स्टार्ट हुआ। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया देर इज ए लीनियर इफेक्ट। तो थोड़ा सा भी इंक्रीज होगा उसकी वजह से फर्दर इंक्रीज हो जाएगा माइन्यूट वेंटिलेशन का। अब ये इंक्रीज कैसे हुआ, तो जैसे हमने हाइपोक्सिया की कंडीशन में देखा था, मैंने आपको एक चीज़ कही, लास्ट में आपको K+ चैनल इनहिबिट होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो इंक्रीज एट्रियल, देखो ये स्मॉल a का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एट्रियल ब्लड, ठीक है, और ये कैपिटल का मतलब होता है एल्वियोलर में। तो इंक्रीज PaCO2 हुआ तो इसकी वजह से जो CO2 है ना ग्लोमस सेल में आएगा, एंट्री ऑफ अ CO2 इन द ग्लोमस सेल, तो क्या होगा, इंक्रीज CO2 इन द ग्लोमस सेल फॉर्म मोर H+ इन द सेल। अब देखो ये H+ कैसे बना, यहाँ पे CO2 बना है तो H+ कैसे बन गया, तो देखो CO2 वाटर के साथ कंबाइन होगा, अब सेल के अंदर वाटर तो होगा ही, तो CO2 प्लस H2CO3 बना, और H2CO3 फर्दर डिसोसिएट हो गया H+ एंड HCO3-। अब ये H+ एक्यूमुलेट हो गया ग्लोमस सेल में, ठीक है, ग्लोमस सेल में एक्यूमुलेट हो गया तो क्या हुआ, इंक्रीज इंट्रासेल्यूलर H+। अब H+ का इंट्रासेल्यूलर लेवल बढ़ गया, इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हुआ, इनहिबिशन ऑफ अ K+ चैनल। अब K+ चैनल का इनहिबिशन हो गया, फिर मैंने आपको कहा था तीन पाथवे में क्या होगा, एट लास्ट
कि पोटेशियम चैनल का इनहिबिशन होगा। पोटेशियम चैनल का इनहिबिशन हो गया, फिर से वही स्टेप होगा जो हमने पहले देखा था। देखो पोटेशियम चैनल का क्या हो गया, इनहिबिशन हो गया, फिर ये पूरा स्टेप वो ही सेम को लिख के आना है आपको। डिक्रीज K+ फ्रॉम द सेल, ग्लोमा सेल का डीपोलराइजेशन हुआ, कैल्शियम अंदर आया वाया चैनल्स, अंदर आया वेसिकल्स पे ज्वाइन हुआ और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किए और डिस्चार्ज एट अ क्रेनियल नर्व बढ़ गया, वेंटिलेशन बढ़ गया एंड PaCO2, यहाँ पे PaO2 मत लिखना। अब यहाँ पे क्या होगा, हाइपरकैप्निया की कंडीशन में PaCO2 बैक टू द नॉर्मल, तो यहाँ पे पूरा अपना ये वाला हाइपरकैप्निया की कंडीशन फुलफिल हो गई। अब देखो लास्ट अपनी तीसरी कंडीशन जो रह गई थी, दैट्स एसिडोसिस, मतलब इंक्रीज एसिडिक लेवल, एसिड का लेवल बढ़ गया। तो देखो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स आर मोर सेंसिटिव टू चेंज इन द एट्रियल pH, जो स्टिमुलेट करेगा वेंटिलेशन को। मतलब अगर pH 7.4 से, मतलब 7.3 और 7.2 से थोड़ा सा भी कम होता है ना, देयर इज अ क्विक इंड्यूस ऑफ दिस, मतलब पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे और वेंटिलेशन बढ़ा देंगे। अब ये इसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो देखो एसिडोसिस हुआ है, पीएच कम हुआ है। अब ये पीएच कम हुआ है ना, ये क्या करेगा, डिक्रीज पीएच इनहिबिट द सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर जो विच आर प्रेजेंट ऑन द ग्लोमस सेल। इसकी वजह से क्या होगा, अब H+ बाहर नहीं जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर को इनहिबिट कर दिया है, तो इंक्रीज H+ लोड इन द सेल। तो अब ऑब्वियसली देखो यहाँ पे भी उसके हाइपरकैप्निया में भी H+ बढ़ रहा था, और ये क्या करेगा, इनहिबिशन ऑफ K+ चैनल, और फर्दर जो हमने बताया वो लिख देने का है। ठीक है, तो ये पूरा तीन में क्या कॉमन है, लास्ट में क्या हो रहा है, इनहिबिशन ऑफ अ K+ चैनल हो रहा है और वेंटिलेशन बढ़ रहा है। ठीक है, सो दिस आर द कंप्लीट नोट्स। ठीक है, पूरी नोट्स मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझा दिया है, और दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क इन द यूनिवर्सिटीज एग्जाम एज वेल एज नीट पीजी में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, बट वो बाद में डिस्कस करेंगे। सो दिस नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन द टेलीग्राम चैनल ऑफ अ टेलीग्राम ऑक्सीटोसिन, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2, जहाँ पे हम पढ़ेंगे केमिकल रेगुलेशन का दूसरा पार्ट। कौन सा, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स के बारे में इन द नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए नोट्स रिवाइज करना। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा।